हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बोहर मॉडल और हमने उसके सारे कंसेप्ट फिनिश कर दिए थे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि बोहर मॉडल के बेस होंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूले को क्विकली देख लेते हैं, जो फॉर्मूले हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो बोहर मॉडल में एक फॉर्मूला डिराइव किया था वो था रेडियस का। हमने रेडियस निकाली थी। रेडियस का फॉर्मूला आया था 0.53 एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला था। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम्स की यूनिट रहेगी। एन स्क्वेयर जेड क्या होता है? एन होता है हमारा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये हमारा एक प्रोटॉन है और हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है उस टाइम उसके पास क्या एनर्जी है। तो ये है हमारा n इक्वल टू 1, ये है हमारा n इक्वल टू 2। तो ऐसे आगे के ऑर्बिट बनते जाएंगे, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। जेड क्या है? जेड हमारा प्रोटॉन नंबर है। तो हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1, हीलियम के लिए प्रोटॉन की वैल्यू होती है 2। अब इसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था एनर्जी के लिए, जो आया था हमारा En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जेड वही प्रोटॉन नंबर, एन यहाँ पर हमारा शेल नंबर। तो यहाँ से हम अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा रेडियस का फॉर्मूला और ये आ गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है, हमें कार्बन आयन दिया हुआ है। अब हमें पता है कार्बन है, कार्बन के लिए जेड की वैल्यू 6 होती है। 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। लेकिन हमें पता है बोहर मॉडल हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। तो क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं कार्बन में? हाँ जी। अगर कार्बन में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, 5 प्लस का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए अब इसके पास? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब इसको जैसे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर मॉडल बनाया था, वैसे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास 0.53 एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया हमारा रेडियस का फॉर्मूला। अब हमें पता है हमारे लिए जब कार्बन यूज कर रहे हैं, कार्बन के लिए जेड की वैल्यू 6 होगी। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी कार्बन के लिए 0.53। एन का मान एन दिया नहीं तो उसको हम एन स्क्वायर लिख रहे हैं। एक बार जेड का मान 6 हो गया, ये आ गया एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। इसी तरह जब हम एनर्जी का मान लिखेंगे तो एनर्जी का आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड का मान 6 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -13.6 36 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज किसके लिए? ये आ गई हमारी कार्बन के लिए। अब हमें बोला गया है हमें जो वैल्यूज आएंगी इनको कंपेयर करना है हाइड्रोजन के लिए। तो अब हाइड्रोजन के लिए वैल्यू लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आई थी हमारे पास Rn इक्वल टू 0.53 एन स्क्वेयर। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारा सेम रह जाएगा। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। कार्बन के लिए जो रेडियस है, कार्बन के लिए जो रेडियस है वो 6 गुना कम है। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? Rn कार्बन के लिए हाइड्रोजन की 6 गुना कम है भाई। तो ये आ गया डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बना दिया हमने रेडियस का, किसके लिए? कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। इसी तरह जब एनर्जी लिखते हैं हाइड्रोजन की, वो आएगी -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, तो आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हैं जब हमने कार्बन के लिए एनर्जी लिखी तो भाई वो 36 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास एनर्जी किसके लिए? कार्बन के लिए 36 गुना ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? एनर्जी हाइड्रोजन के लिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा है किस शेल में एनर्जी ज़्यादा होगी। हमें 4 शेल दिए गए हैं। सपोज आप ऐसे ट्रीट करो, ये हमारा फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1, सेकेंड शेल n इक्वल टू 2, इसी तरह थर्ड शेल और फोर्थ शेल n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो जब हमने हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था पहली हमारी 13.6 होता है पहला वोल्ट, फिर अगले -3.4, ऐसे अलग अलग लेवल निकाले थे ना। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। आप देख सकते हैं ना कि ये 13.6 ज़्यादा जरूर है लेकिन नेगेटिव में है, तो -3.4 इससे बड़ा होगा। ऊपर वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो जैसे ही n का मान हम इंक्रीज कर रहे थे हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही थी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होगी हमारे पास? यहाँ पर फोर्थ शेल में। सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी हमारी फोर्थ शेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द n इक्वल टू 8 स्टेट। अब हाइड्रोजन एटम दिया है। अब सपोज हमारा ये से पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के कक्ष बनाते जाएंगे। तो जो n इक्वल टू 8 कक्ष है, n इक्वल टू 8 आएगा ना, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि n इक्वल टू 8 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी कितनी होती है। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा
एट्थ लेवल की एनर्जी आ जाएगी -13.6। जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो एन स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगी हमारी -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एट्थ लेवल में है ना, उसके पास इतनी एनर्जी है। अब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इतनी एनर्जी उसके पास है, तो हमें इतनी एनर्जी इसको पॉजिटिव में दे देंगे, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी उसके पास, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। इतनी एनर्जी हमें इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी पॉजिटिव में। तो अगर हम 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में उसके पास अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज उसकी नेगेटिव में हम उसको पॉजिटिव अप्लाई कर देंगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी, तो वो वहाँ से फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में से निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो n = 8 के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी होगी इसको पॉजिटिव में, ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सके। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें दिया गया है हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है लिथियम के लिए। जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए बनाया था ना ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल, वैसे अब हमें लिथियम के लिए बनाना है। तो लिथियम के लिए हमें पता है जेड की वैल्यू कितनी होती है 3। तो अब हमें पता है लिथियम के बाद 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बोर मॉडल कब काम करता है? जब हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए इन्होंने बोल रखा है डबली आयनाइज्ड लिथियम, मतलब लिथियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं प्लस प्लस, या आप इसको लिख लो लिथियम 2+। तो यहाँ पर अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब यहाँ पर बोर मॉडल हम यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का? En = -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जेड की वैल्यू 3 पुट कर दो, जेड की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा En = -13.6 × 9 / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट / n²। अब अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हम n = 1 लेवल लिखते हैं तो क्या आ जाएगी हमारी एनर्जी? ये आ जाएगी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करते ही यहाँ पर 4 का डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज स्केयर दिया हुआ है। तो ये आ जाएगी हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह n = जब मैं 3 पुट करूँगा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह n = 4 के लिए आ जाएगा E4 = -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब 4 एनर्जी बहुत है हमें डायग्राम दिखाने के लिए, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल क्या आ गया हमारा? E1 -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आ गया हमारे पास सेकेंड लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आ गया हमारे पास थर्ड लेवल, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ लेवल की कितनी एनर्जी है? -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। हमने क्या कर दिया? हमने एनर्जी के अलग अलग लेवल बना दिए, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये आ गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। इसमें हमें रेडियस निकालनी है हाइड्रोजन एटम के लिए। कौन सी शेल में? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेल में। तो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है Rn = 0.53 n² / z एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फर्स्ट सेल के लिए n का मान 1 हो जाएगा, तो R1 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा एज इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप ध्यान रखना, जब भी हमारे पास प्रोटॉन होता है और जो फर्स्ट सेल होता है ना, फर्स्ट सेल, इसकी जो एनर्जी होती है R1, इसको नाम दे दिया गया बोर रेडियस। जो पहली लेवल की एनर्जी और पहले लेवल की रेडियस है उसका नाम बोर से दिया गया है। तो बोर रेडियस और बोर एनर्जी, मतलब E1 हो जाएगा बोर एनर्जी, R1 हो जाएगा बोर रेडियस। ये बोर के नाम पर रख दिया गया इसका नाम लेवल का। अब n की वैल्यू जब 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2.12 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह जब n = 3 पुट करेंगे थर्ड शेल के लिए तो ये आ जाएगा R3, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह हमारे पास 3 ऑर्बिट की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी रेडियस की। तो ये आ गया हमारे R1, ये हमारी R2, ये हमारी R3। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हमें एनर्जी और वेवलेंथ निकालनी है। कब? जब हमारा रेडिएशन कहाँ जंप कर रहा है? n = 3 से n = 1 के लिए। तो हमारे पास हमें एनर्जी लेवल होता है ऐसा हमारा, इसी टाइप का। सपोज ये n = 1 आ गया, ये n = 2 आ गया, ये n = 3 आ गया। तो हमारा इलेक्ट्रॉन 3 लेवल से, हमारा इलेक्ट्रॉन लेवल 3 से लेवल 1 में ट्रांजिशन कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा उसको बोलते हैं इमिशन, इसलिए यहाँ लिखा है उन्होंने इमिटेड रेडिएशन। तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी जब हाई एनर्जी से आएगा, तो एनर्जी निकली hν। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया था hν = क्या होता है? अब ये थर्ड से आया है
तो थर्ड माइनस जा कहाँ रहा है 1 में, तो इतनी एनर्जी देगा ना, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाएगी उसके पास, वो एनर्जी रेडिएट कर देगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एच नहीं हमारी एनर्जी होती है, सपोज ये हमारी ई है, तो यहाँ से हम एनर्जी का मान निकालते हैं। तो क्या आ जाएगी एनर्जी हमारी E3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -13.6। जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना EN इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जेड की वैल्यू तो 1 होगी, n का मान कितना है थर्ड के लिए, ये हो जाएगा हमारा 9 और माइनस फिर आएगा -13.6। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये हो गया 1। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी हमारी -13.6 9 + 13.6। जब इसको सोल्व करोगे आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा जब ये लेवल 3 से लेवल 1 में आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन लेवल 3 से लेवल 1 में जंप करेगा तो इतनी एनर्जी बाहर निकालेगा, बिकॉज इतनी एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये यहाँ पर थर्ड से कहाँ आ रहा है 1 में। जब भी ट्रांजिशन कोई 1 में होता है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, E = h/nu। हमें निकालना है और क्या है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है hc/λ। अब यहाँ से एनर्जी आ गई, h हमें पता है, c हमें पता है, तो हम लैम्डा भी इजीली निकाल सकते हैं। तो लैम्डा के मान निकालते हैं हम इसके लिए हम। तो हमारे पास है hc डिवाइड बाई लैम्डा। कितना मान आया इसका हमारे लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI यूनिट नहीं है, तो उसका मान SI यूनिट में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा SC डिवाइड बाई लैम्डा 12.09 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 19.34 10⁻⁻19 जूल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी HC बाई एनर्जी। ये आ गई लैम्डा की वैल्यू HC बाई एनर्जी। तो H का मान 6.62 × 10⁻⁻34, C का मान 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड और E का मान आ जाएगा हमारे पास 19.34 × 10⁻⁻19 जूल। जब आप इसको सोल्व करोगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 103 नैनोमीटर। तो हमें क्या दिया था, हमें n = 3 से 1 में ट्रांजिशन दिया था, हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल ली और वेवलेंथ भी निकाल लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।